बरमूडा ट्रायंगल की सच्ची कहानी पर आधारित है। बरमूडा ट्रायंगल, जिसे डेथ ट्रायंगल भी कहा जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक रहस्यमयी इलाका है। रहस्यमयी 30वीं पैरेलल नॉर्थ पर मौजूद यह लैटिट्यूड दुनिया की कई सभ्यताओं और प्राकृतिक रहस्यों से भी जुड़ा है। इस इलाके से गुजरने वाले हर प्लेन या जहाज पर हमेशा सुपरनैचुरल घटनाओं का हमला हुआ है और वे विशाल समुद्र में गायब हो गए हैं। इन अजीब घटनाओं ने अनगिनत साइंटिस्ट को हैरान कर दिया है, लेकिन अभी तक कोई पक्का जवाब नहीं मिला है। ऐसा लगता है कि यहाँ किसी तरह का स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन फोर्स मौजूद है। 1492 AD में कोलंबस अपने फ्लीट को इस इलाके में ले गया। कभी शांत समुद्र अचानक अशांत हो गया। एक युवा नाविक जांच करने के लिए डेक पर गया और उसने फ्लीट के आगे धुंध का एक बादल देखा। कुछ गड़बड़ महसूस होने पर उसने तुरंत कोलंबस को बताया। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। बड़ी लहरों के नीचे छोटी नावें पहले ही कंट्रोल खो चुकी थीं और जहाज के सभी इंस्ट्रूमेंट अचानक खराब हो गए। घबराए हुए कोलंबस ने जल्दी से अपने क्रू को इकट्ठा किया और हालात को संभालने की कोशिश की। अचानक एक और बड़ी लहर उठी। हैरान कोलंबस उठने ही वाला था कि उसने जो देखा उससे वह पूरी तरह चौंक गया। एक मॉडर्न मालवाहक जहाज 10 मीटर ऊंचा। एक गहरी गड़गड़ाहट वाली आवाज आई जो सीधे सबके दिल पर लगी। अचानक 400 साल पुरानी टेक्नोलॉजी यहाँ मिली, लेकिन जैसे ही कार्गो शिप निकला, क्रू मेंबर्स को ऐसा लगा जैसे किसी ताकत ने निगल लिया हो। किसी को नहीं पता था कि क्या हुआ है। सब घबरा गए। उन्हें डर था कि अगला निशाना वे होंगे। फिर कार्गो शिप अचानक गायब हो गया और समुद्र शांत हो गया। शक और बेचैनी से भरा कैप्टन क्रू को बस आगे बढ़ने का ऑर्डर दे सका। हालांकि जैसे जैसे समय बीता, यह जल्दी ही 20वीं सदी बन गया। एक व्हेल पकड़ने वाली टीम जो रिसर्च वेसल के रूप में थी, इस इलाके में पहुंचने के बाद खबर मिलने पर कंजर्वेशन टीम तुरंत उन्हें रोकने के लिए दौड़ी। लेकिन व्हेल पकड़ने वाली टीम बहुत घमंडी थी। उसने कंजर्वेशन टीम की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। इस खुलेआम उकसावे का सामना करते हुए गुस्से में भरे ग्रुप के पास तेजी से आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। उनका इरादा था कि वे अपना शिकार ढूंढने से पहले ही उन्हें रोक लें। लेकिन व्हेल पकड़ने वाली टीम ने उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और व्हेल पर सीधा हमला कर दिया। तेज भाले तुरंत उनके सिर के ऊपर से गुजरे। उन्हें अपनी हिम्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही ग्रुप दुख और गुस्से से भर गया, अचानक समुद्र की गहराई से एक रहस्यमयी ताकत उभरी जो एक पल में सतह पर आ गई। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, अगला कुछ ही सेकंड में पूरी मछली पकड़ने वाली नाव 2 हिस्सों में बंट गई। उसी समय जबरदस्त टक्कर छोटी नाव से भी टकराई। ये देखकर हेड ने जल्दी से सभी को भागने की चेतावनी दी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। छोटी नाव तुरंत बड़ी लहर से पलट गई और सभी क्रू मेंबर समुद्र में गिर गए। जहाज जो अब 2 हिस्सों में टूट गया था, तेजी से डूब रहा था। रेस्क्यू टीम के मेंबर भी मारे गए। कुछ देर बाद समुद्र फिर शांत हो गया, जैसे कि यह मुसीबत कभी हुई ही न हो। फिर हेड अचानक पानी से बाहर निकला और अचानक खुद को अकेला जिंदा पाया। इसके बाद हेड पर रिपोर्टरों के सवालों की बौछार हो गई, लेकिन वह यह नहीं समझा सका कि समुद्र अचानक इतना अशांत क्यों हो गया था। उसे यकीन था कि वहाँ कुछ तो है, अनजान इंसानी ताकत। हालांकि सब कुछ उसकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल था। घर लौटते समय हेड ने देखा कि कुछ गड़बड़ है। उसे याद था कि कार नीली थी, लेकिन उसकी पत्नी जोर दे रही थी कि वह भूरी थी। इससे हेड को शक होने लगा कि क्या उसकी याददाश्त पूरी तरह ठीक हो गई है। फिर जैसे ही वह अंदर गया, उसने जो देखा उससे वह चौंक गया। नहीं रुको, क्या तुम डायलन को किस नहीं करना चाहते? उसे साफ साफ याद था कि वह सिर्फ 1 साल से समुद्र में था। फिर भी अब उसका एक 5 साल का बेटा था। अपनी अंदर की उथल पुथल और बेचैनी के बावजूद अपनी पत्नी की खातिर उसने अपनी सारी चिंताएं एक तरफ रख दी। उसके दिल में एक बेचैनी सी बनी हुई थी। हालांकि डॉक पर अजीब घटनाएं भी हो रही थी। एक कार्गो शिप जो सालों पहले गायब हो गया था, बिना किसी वार्निंग के डॉक पर वापस आ गया। वह घायल था, उस गायब हुए शिप का ही था। उसे यह बात परेशान कर गई कि मिलिट्री को शिप के होल्ड में एक अनजान लाश मिली। शरीर पर पहने गहनों के आधार पर उन्होंने तय किया कि मरने वाला 400 साल पहले का था। सच जानकर व्यापारी बहुत शांत हो गया। ऐसी घटनाएं पहले भी 6 बार हो चुकी थी। इस बार व्यापारी ने मौत का इंतजार न करने का फैसला किया। उसने तुरंत इस मामले की जांच के लिए 4 इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को हायर किया। पहला एक मशहूर जर्नलिस्ट था जिसका करियर पूरी तरह से सुपरनैचुरल चीजों की जांच करने के लिए डेडिकेटेड था। पहला बहुत पैशन से भरा था। दूसरा मेटियोरोलॉजी में PhD था जो अपने यूनिक टीचिंग मेथड के लिए मशहूर था। स्टूडेंट्स को मेटियोरोलॉजी के रहस्यों को और आसानी से समझने में मदद करने के लिए वह असल में एक नए बने तूफान में कूद गया। तीसरा एक मरीन इंजीनियर था जिसके पास बहुत एक्सपीरियंस और गहरी समझ थी। एक इंस्पेक्शन के दौरान उसे एक ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म पर एक सेफ्टी हैजर्ड मिला। उसने तुरंत अपने सीनियर्स को इसकी जानकारी दी, लेकिन कैप्टन को लगा कि वह प्रॉब्लम को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। प्रोडक्शन शेड्यूल पर असर डालने से बचने के लिए कैप्टन ने मौके पर ही उसका चीरा लगा दिया और हमारे सामने सफेद बालों वाला बूढ़ा
बूढ़ा आदमी आखिरी सुपर ह्यूमन था, जिसके पास आम लोगों से कहीं ज्यादा काबिलियत थी। परसेप्शन वह एक औरत को उसका खोया हुआ बच्चा ढूंढने में मदद कर रहा था। उसे बस बच्चे के कपड़े छूने थे कि पता चल गया कि बच्चा काले ट्रक के ड्राइवर के पास है। उसने कहा, मुझे सोना दिख रहा है। उसने सोने की चेन पहनी हुई है। हालांकि जब दोनों बात कर रहे थे तो बच्चा चमत्कारिक रूप से अपने आप वापस आ गया। हालांकि सब कुछ बूढ़े आदमी के बताए अनुसार बिल्कुल सही था, फिर भी इस नतीजे पर भीड़ ने उसका मजाक उड़ाया। बूढ़े आदमी ने इन शक का कोई जवाब नहीं दिया। जल्द ही चारों बुलाए गए मेहमान घोड़े के सिरहाने मिले। बाद में जो अमीर व्यापारी आया, उसने बिना कोई बात बर्बाद किए सीधे उन्हें बरामद कार्गो शिप पर ले गया। रास्ते में व्यापारी ने चारों को अपने अनुभव के बारे में बताया। उनका मानना था कि मुडानेली के पास समय और जगह में ट्रेवल करने की काबिलियत थी। यहाँ तक कि उन्होंने कोलंबस की लॉग बुक भी दिखाई, जिसमें साफ लिखा था कि कोलंबस का सामना अपने ही कार्गो शिप से हुआ था। जबकि चारों बाहर से हैरानी से सुन रहे थे, वे एक मत से मानते थे कि व्यापारी के दावे पूरी तरह से बेबुनियाद थे। जब तक व्यापारी उन्हें दूसरे केबिन में नहीं ले गया, तब तक हंसी गंभीर नहीं हुई। हालांकि वहां कोई लाश नहीं मिली, लेकिन इक्विपमेंट पर खून के धब्बे सीधे तौर पर घटना की भयानकता को साबित कर रहे थे। ये उस अलौकिक शक्ति की एक आम बात थी जिससे उनकी रूह कांप गई। इस समय व्यापारी ने एक टेस्ट रिपोर्ट दिखाई। डेक पर पड़ी लाशें 400 साल पुरानी होने की पुष्टि हुई। तभी सभी को एहसास हुआ कि मिशन कितना खतरनाक था। कुछ को तो इसमें शामिल होने का पछतावा भी होने लगा। सभी के डर और चिंता का सामना करते हुए अमीर व्यापारी यह बात समझ गया कि एक बड़ा इनाम निश्चित रूप से वफादार फॉलोअर्स को अट्रैक्ट करेगा। उसने 20 मिलियन यूएस डॉलर का वादा किया और उनसे गायब हुए कार्गो शिप का राज पता लगाने में मदद करने की गुजारिश की। इनाम की बात सुनकर ग्रुप की पीठ का दर्द तुरंत गायब हो गया और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के मिशन मान लिया। उनके पैरों का दर्द बंद हो गया। सुबह होते ही वे एयरपोर्ट पहुंचे और बरमूडा ट्रायंगल की जांच करने के लिए जाने की तैयारी करने लगे। अचानक बरमूडा जाते समय प्लेन में एक अजीब सीन हुआ। प्लेन के सामने सफेद धुंध का एक बादल दिखाई दिया। प्लेन लैंड भी नहीं कर पाता। कैप्टन को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है और उसने महसूस किया कि प्लेन अचानक हिल रहा है। केबिन में एक छोटी लड़की को खतरा महसूस हुआ और वह तुरंत उठी और टॉयलेट की तरफ चली गई। इस बीच कैप्टन अभी भी वजह का पता लगा ही रहा था कि उसने ऊपर देखा और जो देखा उससे वह तुरंत चौंक गया। कई सेकंड जनरेशन बॉम्बर अचानक सफेद धुंध में दिखाई दिए जो तेजी से उनकी तरफ आ रहे थे। कैप्टन ने तुरंत रिएक्ट करते हुए बचने के लिए तुरंत ऊंचाई कम कर दी। तेज एक्सीलरेशन की वजह से पैसेंजर लड़खड़ा गए और डगमगाने लगे। हालांकि कैप्टन ने शांति से टक्कर से बचा लिया, लेकिन मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले ही सेकंड सभी प्लेन की पावर अचानक चली गई और वे पूरी तरह से रुक गए। प्लेन समुद्र में गिर गया। जमीन पर मौजूद बूढ़े आदमी को आने वाली मुसीबत का अंदाजा हो गया था और वह तुरंत अपनी टीम को लेकर मौके पर पहुंच गया। मिलिट्री की कड़ी चेकिंग से बचने के लिए प्रोफेसर ने उनके लिए नकली पास तैयार किए। जल्द ही वे सफलतापूर्वक रेस्क्यू शिप पर चढ़ गए। सबमर्सिबल ने डूबे हुए प्लेन का पता लगा लिया था, लेकिन उनके सामने जो नजारा था वह बिल्कुल भी उम्मीद के मुताबिक नहीं था। हालांकि क्रैश अभी अभी हुआ था, लेकिन प्लेन का हिस्सा जंग और काई से ढका हुआ था, जिससे लग रहा था कि यह दशकों से पानी में डूबा हुआ था। हैरानी की बात है कि उन्हें पास में ही दूसरे वर्ल्ड वॉर के एक बॉम्बर का मलबा मिला। ऐसा लग रहा था कि वह अभी अभी क्रैश हुआ है। कॉकपिट के अंदर पायलट सच में जिंदा दिख रहा था। इस सीन ने सबकी समझ को पूरी तरह से बदल दिया। ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि दो अलग अलग जमाने के प्रोडक्ट इतनी अलग अलग हालत में हो सकते हैं। फिर सुपर ह्यूमन ने पाया कि कॉकपिट के अंदर कुछ लोग जिंदा बचे हुए थे। हालांकि तस्वीर अचानक सामने आ गई, लेकिन उसे यकीन था कि प्लेन के पिछले हिस्से में एक छोटी लड़की है। रेस्क्यू टीम को लगा कि यह एक कल्पना है, लेकिन जिन लोगों ने उस बूढ़े आदमी की काबिलियत देखी थी वे इस बात पर यकीन कर रहे थे। उन्होंने तुरंत डाइविंग गियर पहना और मलबे वाले क्षेत्र में चले गए। अचानक आगे एक अजीब घटना दिखाई दी। अनगिनत शार्क जगह पर जम गई थी, हिलने में असमर्थ थी। ऐसा लग रहा था कि किसी बल ने उन्हें मलबे से रोक दिया है। सामना करना इस विचित्र घटना ने सभी को हैरान कर दिया। इंजीनियर ने समुद्री जल के नमूने एकत्र किए। उन्हें विश्लेषण के लिए वापस ले जाने का इरादा था। फिर दोनों ने जीवित बचे लोगों के लिए मलबे की खोज की, लेकिन केबिन में कोई नहीं मिला। अजीब तरह से सभी सीट बेल्ट बंधे हुए थे, जैसे कि यात्री हवा में गायब हो गए हों। इन लगातार अजीब घटनाओं ने सभी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। दोनों खोज छोड़ने ही वाले थे कि अलौकिक प्राणी ने जीवित बचे व्यक्ति के स्थान के बारे में याद दिलाया। आधा विश्वास करते हुए दोनों विमान की पूंछ पर गए। जिस क्षण केबिन का दरवाजा खुला, जीवित बचे व्यक्ति का चेहरा
उनके सामने आ, लेकिन सबको हैरानी हुई जब सुपर ह्यूमन ने जिस छोटी लड़की की बात की थी वह एक बूढ़े आदमी में बदल गई थी। उसे याद नहीं आ रहा था कि वह वहां क्यों था, बस इतना याद था कि वह 6 साल का था। जैसे ही सुपर ह्यूमन ने उससे और सवाल करने की कोशिश की, वह असली आदमी आ गया जिसकी वे नकल कर रहे थे। पहचाने जाने से बचने के लिए ग्रुप को वहां से जाना पड़ा। उसी रात टेलीविजन ने प्लेन क्रैश की रिपोर्टिंग शुरू कर दी, लेकिन मिली हुई छोटी लड़की का कोई जिक्र नहीं किया। साफ था मिलिट्री कुछ छिपाने की कोशिश कर रही थी। घटना के पीछे के राज जानने के लिए चारों ने एक बंद हो चुकी सबमरीन किराए पर ली। जैसे ही सबमरीन तेजी से नीचे उतरी, वे जल्दी से उस जगह पर लौट आए जहां घटना हुई थी। अचानक सबमरीन के सामने अनगिनत भंवर दिखाई दिए। इस समय महिला डॉक्टर ने तुरंत इसे एक चट्टानी परत के रूप में पहचान लिया, जो उसके द्वारा इकट्ठा किए गए समुद्री पानी के सैंपल से पूरी तरह मेल खाती थी। उसने अंदाजा लगाया कि नीचे एक मैग्नेटिक फील्ड है जो समुद्री पानी की खारापन कम कर रहा है। हालांकि इतने बड़े पैमाने पर चट्टानी परत बहुत कम होती है। हालांकि जैसे ही हर कोई मैग्नेटिक फील्ड के बनने के बारे में अंदाजा लगा रहा था, सबमरीन के सामने फिर से एक डरावना मंजर दिखाई दिया। समुद्र तल पर अचानक अनगिनत जहाजों के मलबे दिखाई दिए। ये जहाज अलग अलग ऐतिहासिक समय के थे। उनके सामने का मंजर देखकर हर कोई हैरान रह गया। पहले यह रास्ता पूरी तरह से खाली था, लेकिन सिर्फ एक दिन में ऐसा बदलाव आ गया था। बड़ा बनने की चाह रखने वाला कैप्टन तुरंत मलबा अपने नाम करना चाहता था। अचानक सबमरीन अचानक जोर से हिली और पूरे केबिन में एक तेज आवाज की लहर गूंज उठी। अगले ही सेकंड ऐसा लगा जैसे सबमरीन को कोई जोरदार टक्कर लगी हो, जिससे उसकी पावर तुरंत चली गई। खुशकिस्मती से अंदर मौजूद सभी लोग सुरक्षित थे, लेकिन दिक्कत यह थी कि वे अब समुद्र में 1800 मीटर नीचे थे। खुद को बचाने का एकमात्र तरीका इंजन को ठीक करना और पावर वापस लाना था। लेकिन जब कैप्टन वायरिंग ठीक कर रहा था तो टॉयलेट में प्रोफेसर ने एक अजीब सीन देखा। शीशे में उसकी परछाई अचानक गायब हो गई, लेकिन जब वह दोबारा देखने के लिए मुड़ा तो शीशे में इमेज नॉर्मल हो गई। घबराकर प्रोफेसर वापस केबिन में गया और तुरंत सबको बताया कि अभी क्या हुआ था। पहले तो प्रोफेसर को लगा कि कोई उस पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन महिला डॉक्टर ने कहा कि सभी ने ऐसी ही चीजें महसूस की हैं। जैसे ही वह उन अनुभवों के बारे में बताने वाला था, कैप्टन ने इंजन को ठीक कर लिया था और अब सबमरीन को ऊपर चढ़ने के लिए मैन्यूवर कर रहा था। जैसे ही सबमरीन पानी से बाहर निकली, सभी ने बिना देर किए काम शुरू कर दिया। वे ताजी हवा में सांस लेने के लिए हैच से बाहर निकले, लेकिन जैसे ही वे बचकर खुशकिस्मत महसूस कर रहे थे, अचानक उन पर एक तेज रोशनी चमकी। क्या सच में बरमूडा में एलियन जीव हो सकते हैं? इससे पहले कि वे कुछ समझा पाते, उनके ऊपर एक छोटी हथियारों से लैस टीम आ गई, जिसने उन सबको बेहोश कर दिया। फिर उन्हें एक रहस्यमयी बेस पर ले जाया गया। चारों लोगों की पहचान और मकसद का पता लगाने के लिए रहस्यमयी ऑर्गेनाइजेशन ने उनसे अलग अलग पूछताछ की। ये जानने के बाद कि चारों को सिर्फ एक अमीर बिजनेसमैन ने जहाज के डूबने की जांच करने के लिए हायर किया था, और यह महसूस करने के बाद कि उनसे मिशन को कोई सीधा खतरा नहीं है, बड़े अधिकारियों ने मुश्किलों से बचने के लिए उन्हें सुरक्षित छोड़ने का फैसला किया। रिहा होने के बाद ग्रुप, जो अब दोबारा पैदा हुआ था, इस बात से अनजान था कि बरमूडा ट्रायंगल की उनकी खोज उनकी जिंदगी में बहुत बड़ी रुकावट लाएगी। प्रोफेसर अपनी यूनिवर्सिटी लौटते हुए पाया कि उनका ऑफिस खाली पड़ा है और उनकी डेस्क पर अखबार में उनकी मौत की खबर लिखी हुई थी। जब एक स्टूडेंट उनके पीछे आया, तभी उनके आसपास का माहौल नॉर्मल हुआ और अखबार दिन की खबरों में बदल गया। इस बीच पीएचडी स्टूडेंट ने घर पर अपनी माँ की बहुत पहले गुजर चुकी माँ को देखकर शौक से बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तो सब कुछ नॉर्मल हो गया था। हालांकि यह सब एक वहम जैसा लग रहा था, लेकिन सभी को यकीन था कि यह सब हुआ था। जल्द ही ग्रुप, जो अभी भी वहम से परेशान था, फिर से इकट्ठा हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि बरमूडा ट्रायंगल बहुत डरावना था और इन्वेस्टिगेशन जारी रखने से उनकी जान खतरे में पड़ सकती थी। चारों ने मिशन से हटने के लिए एक अमीर बिजनेसमैन से संपर्क किया, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। बिजनेसमैन ने समझाया कि दूसरी ताकतें पहले से ही उन पर नजर रख रही हैं और अब हटने से न केवल वे कॉम्प्रोमाइज करने से बचेंगे, बल्कि रहस्यमयी ताकतों के लिए एक नया टारगेट भी बन सकते हैं। न चाहते हुए भी उन्हें मानना पड़ा। हालांकि जाने के कुछ ही समय बाद उन्होंने एक और अजीब घटना देखी। कई एमरल्ड क्लैड स्क्वाड अचानक सड़क पर दिखाई दिए। अगर उन्हें पहले कोई वहम था तो उन्हें शुरू में लगा कि यह सिर्फ एक व्यक्ति का वहम है, लेकिन अब वे चारों एक ही जगह पर वही सीन देख रहे थे, जिससे उन्हें यह मानना पड़ा कि यह सब असली था। खुशकिस्मती से वह वहम अचानक उस जरूरी पल में गायब हो गया और जैसे ही टाइम वेव गुजरी, सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर भी हिले हुए चारों जल्दी से वहां से चले गए। इस समय उन्हें यकीन था कि वहम उनके अनुभवों से जुड़ा था, जिसका मतलब था कि जो कोई भी जहाज के मलबे के संपर्क में आया होगा, उस पर
पर किसी रहस्यमयी ताकत का असर होगा। वहम के पीछे का राज जल्द से जल्द पता लगाने के लिए 4 लोगों की टीम ने अलग होने का फैसला किया। प्रोफेसर और उनके साथी ने जहाज के मलबे के ऊपर वाले एयर स्पेस में अपना प्लेन उड़ाने का फैसला किया। उन्हें शक था कि वहम किसी चीज से जुड़ा था, मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ा। दोनों रिपोर्टर छोटी लड़की के रिश्तेदारों को ढूंढने निकल पड़े। शायद वे जो जवाब ढूंढ रहे थे वे वहीं थे। अचानक उनकी तेज रफ्तार कार को एक डरावना सीन दिखा। पुल के आगे घना कोहरा छा गया। हालात खराब देखकर उस आदमी ने जल्दी से मुड़ने की कोशिश की। हालांकि कोहरा पुल के पीछे भी छा गया था। इससे पहले कि वांगडेफा कुछ बोल पाते, सामने वाला ट्रक मैग्नेटिक फील्ड की लहरों में समा गया और पुल भी गायब हो गया। 2 ताकतों के बीच फंसे उस आदमी के पास पीछे हटने की कोई जगह नहीं थी। लेकिन अचानक वे सड़क के साथ गायब नहीं हुए, बल्कि वे सीधे समुद्र में जा गिरे। इस पल समुद्र के पानी से भरी कार तेजी से डूब रही थी। मुश्किल के एक पल में उस आदमी ने अपनी सीट बेल्ट खोली और फिर पूरी ताकत से कार का दरवाजा खोला। दोनों तैरकर पानी के ऊपर आ गए। हालांकि कुछ समय के लिए खतरे से बाहर थे, लेकिन वे एक बड़े समुद्र से घिरे हुए थे और उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। जैसे ही वे निराश होने वाले थे, वह पुल जो गायब सा लग रहा था अचानक फिर से दिखाई दिया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। क्या बरमूडा ट्रायंगल में सच में कोई वर्महोल हो सकता है? इस बीच उनके टीम के साथी भी अजीब घटनाओं का अनुभव कर रहे थे। इस समय डॉक्टर और उनके साथी मैग्नेटिक फील्ड डेटा का पता लगाने के लिए बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर एयर स्पेस में पहले ही पहुंच चुके थे। उन्हें भी एक रहस्यमयी रुकावट का सामना करना पड़ा। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे प्लेन पर जोरदार हमला हुआ हो। पूरे केबिन में आरा-तफरी मच गई। प्लेन बेकाबू होकर डगमगाने लगा। इस मुश्किल पल में दोनों कॉकपिट की तरफ भागे, प्लेन को सुरक्षित निकालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे इशारा मिला हो, अचानक तूफान आ गया, जिससे उनके बचने का रास्ता बंद हो गया। इस अचानक आए खतरे का सामना करते हुए दोनों के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। इंजन से लगातार चेतावनी वाली लाइटें जलने के बावजूद उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। खुशकिस्मती से प्रोफेसर शांत और संभले रहे और अपने बहुत ज्यादा अनुभव पर भरोसा किया। शानदार पायलटिंग स्किल्स के साथ उन्होंने प्लेन को तूफान की पहुंच से बाहर निकाल लिया। चारों बचे हुए लोग लैब में फिर से मिले और अपने अनुभव शेयर किए। उन्होंने पता लगाया कि उस इलाके में मैग्नेटिक फील्ड अलग था। उन्हें शक था कि मिलिट्री वहां किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रही है, जिससे उस इलाके में टाइम इंपल्स हो रहा है। उन्होंने जल्दी से शिपिंग मर्चेंट को अपनी खोज के बारे में बताया। शक करने वाले मर्चेंट ने अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके उन्हें एक बड़े मिलिट्री अफसर से मिलवाया। अब जब उनके सामने इतने सारे सवाल थे, तो जनरल के पास बरमूडा ट्रायंगल के पीछे का राज बताने के अलावा कोई चारा नहीं था। 1943 में मिलिट्री ने स्टेल्थ वॉरशिप पर अपनी रिसर्च के लिए एक्सपेरिमेंट के लिए फिलाडेल्फिया में साइंटिस्ट्स के एक बड़े ग्रुप को बुलाया था। लेकिन एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल होने वाले मैग्नेट खराब हो गए, जिससे बरमूडा ट्रायंगल में एक स्पेशल रिफ्ट बन गया। यही वजह थी कि इतने सालों में प्लेन और जहाज गायब हो गए। अब 60 साल बाद मिलिट्री को पता चला कि स्पेशल रिफ्ट लगातार फैल रहा था और उसकी कैपेबिलिटीज बढ़ रही थी। आगे और मुसीबतों को रोकने के लिए मिलिट्री ने आज रात रिफ्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोजेक्टाइल लॉन्च करने का फैसला किया और इसे बंद करने के लिए रिवर्स पल्स का इस्तेमाल किया। उस समय बरमूडा ट्रायंगल जो उन्हें परेशान कर रहा था पूरी तरह से गायब हो जाएगा। हालांकि बचे हुए लोग अभी भी थोड़े शक में थे, लेकिन अब वे इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं था। वे बस उम्मीद कर सकते थे कि मिलिट्री का ऑपरेशन आसानी से चलेगा। जैसे ही मेटियोरोलॉजिस्ट लैब में लौटा, उसके स्टूडेंट ने मैग्नेटिक फील्ड की गड़बड़ियों की एक रिपोर्ट तैयार की। शुरू में डॉक्टर ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन पेपर पर डेटा देखने के बाद उन्होंने तुरंत अपनी टीम के साथियों को लैब में बुलाया। डेटा में दुनिया भर में कई जगहों पर मैग्नेटिक फील्ड की गड़बड़ियां दिखी। अगर ये स्पेशल रिफ्ट सच में 1943 के फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट से शुरू हुआ था, तो ये झील में गिरती पानी की बूंद जैसा होना चाहिए था। फैलने वाली लहरें समय के साथ धीरे धीरे कम होती जाएंगी, आज जितनी फैली हुई नहीं होंगी। ये अंदाजा लगाया गया था कि यह रिफ्ट 4 डायमेंशनल स्पेस से शुरू हुआ था, जो एक टाइम रीजन में घूम सकता था। अगर मिलिट्री रिवर्स पल्स का इस्तेमाल करती, तो यह न सिर्फ बेअसर होता, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड के उतार चढ़ाव को और भी बढ़ा सकता था, जिससे एक ऐसी मुसीबत आ सकती थी जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। ऑपरेशन से सिर्फ 2 घंटे पहले ग्रुप ने तुरंत अपनी छोटी नाव को नेवल बेस की ओर मोड़ दिया। हालांकि मिलिट्री ने पहले ही उनकी हरकतों का पता लगा लिया था और तुरंत हमला करने के लिए फाइटर जेट भेज दिए। छिपने की कोई जगह न होने पर ग्रुप के पास समुद्र में कूदने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगले ही सेकंड छोटी नाव पर सीधे एक मिसाइल लगी और पानी में मौजूद ग्रुप को मिलिट्री ने पकड़ लिया और वापस बेस पर ले गई। इस समय दरार अपने क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच गई थी और सिर्फ 7 मिनट बचे थे। सब लोग लॉन्च के लिए तैयार थे। इस बीच टीम को कैद कर लिया गया था। अगर उन्हें जल्द ही नहीं रोका गया तो इंसानियत पर मुसीबत आ जाएगी। मुश्किल के समय में टीम ने मिलकर लोहे का गेट खोला और कई रुकावटों को पार करते हुए
एक्सपेरिमेंटल हॉल तक सक्सेसफुली पहुंची। उन्होंने तुरंत जनरल को अपनी फाइंडिंग्स के बारे में बताया। हालांकि उनके तर्क सही थे, लेकिन मामला पूरी इंसानियत की किस्मत से जुड़ा था। थोड़ी देर सोचने समझने के बाद जनरल ने प्लान के मुताबिक मिशन को आगे बढ़ाने का फैसला किया। हालांकि रडार ने एक कार्गो शिप को आते हुए दिखाया। घायल जनरल को मिलिट्री के मना करने का अंदाजा हो गया था और उसने बेस की ओर एक पूरी तरह से भरा हुआ कार्गो शिप उड़ा दिया था। अगर मिलिट्री मिसाइलें लॉन्च करती रही तो पूरा बेस तबाह हो जाएगा। जैसे ही जनरल मुश्किल में फंसा, दरार की तेजी एक क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच गई। अचानक रडार पर बहुत सारे हेलो दिखाई दिए, जिससे पता चला कि स्पेशल रिफ्ट की ताकत कम हो रही है और समय नॉर्मल हो रहा है। अपने फैसले को वेरीफाई करने के लिए टीम ने जल्दी से बेस का गेट खोला। आसमान में धुंध छंटने लगी और बरमूडा ट्रायंगल में गायब हुए जहाज और प्लेन धीरे धीरे फिर से दिखने लगे, जो ब्लैक ट्रायंगल को सफलतापूर्वक बंद करने का इशारा था। जैसे ही समय की लहर फिर से आगे बढ़ी, अस्त व्यस्त जगह में सब कुछ अपने असली समय में लौट आया।